हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 41 यानी कि 41 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वर्कशीट में जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहे और इस बार भी इनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी संभावना है। आज हम जारी रखेंगे हमारा ज्योग्राफी भूगोल का 7 चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन के साधन, संचार के साधन, पर्यटन तथा व्यापार को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था परिवहन, संचार, पर्यटन तथा व्यापार पर टिकी होती है। इसमें हमने ये जो चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने शुरुआत की थी परिवहन के साधनों के साथ। अब तक हम पढ़ चुके हैं सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन तथा पाइपलाइन के बारे में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे वायु परिवहन के बारे में, उसकी विशेषता क्या होती है, उसका महत्व क्या है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट है हमारे देश के उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 41 यानी कि 41 है। हमारा विषय सब्जेक्ट है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का 7 चैप्टर करें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज की डेट है 8 अक्टूबर 2020, 8 अक्टूबर 2020। वायु परिवहन, जिसके बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि वायु परिवहन की कोई एक विशेषता बताओ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि यह सबसे तेज़ परिवहन का साधन है, जो हम 6ठी क्लास से 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी पहली जो विशेषता है या मुख्य जो विशेषता है वो है कि ये परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है। दूसरी विशेषता ये कि ये महंगा भी है। तीव्रतम जरूर है, तीव्रतम तो इतना है कि आप कुछ ही घंटों में उत्तरी भारत से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा सकते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट दिल्ली में करके बैठते हो तो आप लंच लंदन में कर सकते हो। तो बहुत तीव्र साधन है, पूरे विश्व को एक छोटा गाँव की तरह बना दिया। कुछ ही घंटों में हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। लेकिन महंगा है। महंगा होने के कारण ही हम जैसे जो मिडिल क्लास हैं तो हमारी जेब से ये बाहर होता है। हम में से शायद बहुत कम जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इस यात्रा करने का मौका मिला होगा। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि ये काफ़ी आरामदायक है। आपको सारी सुविधाएं मिलती है, सिर्फ जेब में पैसा होना चाहिए। आप चार्टर प्लेन से जा सकते हो जिसमें आपके लिए सोने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ आपको खाने पीने की सारी जो फैसिलिटी है वो वायुयान के अंदर ही मिलती है। तो ये हो गई इसकी मुख्य विशेषताएं। अब अगर हम बात करें कि भारत के लिए वायु परिवहन एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि एक तो भारत विशाल देश है, हम विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार 7वें स्थान पर आते हैं, तो काफ़ी बड़ा आकार है देश का। और दूसरा ये कि यहाँ पर जलवायु विविधता पाई जाती है। जलवायु के आधार पर काफ़ी सारे इलाके हैं जो घने जंगल वाले हैं, काफ़ी सारे इलाके हैं जो पर्वतीय इलाके हैं, तो वहाँ पर वायु परिवहन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो या फिर इस प्रकार के इलाके जो पर्वतीय इलाके हैं या घने जंगल वाले इलाके हैं या फिर जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, जहाँ बाढ़ आ जाती है, तो उन इलाकों में जो आने जाने में सबसे महत्वपूर्ण साधन बनता है वो बनता है वायु परिवहन। वायु परिवहन आंतरिक परिवहन के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि हमारा देश का आकार विशाल है तो हमारे देश के अंदर हमें परिवहन के लिए वायु परिवहन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें दूसरे देशों के साथ भी तो जुड़ना है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लाखों की संख्या में भारतीय वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पर या विश्व के किसी भी देश के साथ संपर्क स्थापित करना हो तो उसमें वायु परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यात्रा और परिवहन, माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु परिवहन का विकास आवश्यक है। जैसे पहले किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यात्रा के लिए, लेकिन आजकल इसका माल परिवहन में भी महत्व बढ़ गया। माल परिवहन में जैसे हम ऑर्डर करते हैं, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ऑर्डर ऑनलाइन उस वक्त अवेलेबल नहीं होते, जिनकी डिमांड कम है, वो देश में अवेलेबल नहीं, तो वो वायु परिवहन के द्वारा ही तेज़ी से पहुंचाए जाते हैं। दूसरा जो नाशवान सामान होते हैं, नाशवान कौन से? जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स की हम बात करें, तो वो सामान भी या फिर बहुत महंगे सामान जैसे डायमंड वगैरह है, तो उनका परिवहन किससे होता है? वायु परिवहन के द्वारा होता है। और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए भी, किसी भी देश की सुरक्षा है उनकी एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो देश की सुरक्षा में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है।
आपातकालीन स्थिति की अगर बात करें, आपातकालीन स्थिति जैसे कहीं पर युद्ध है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट है या फिर भूकंप है, इस प्रकार की अगर परिस्थितियाँ आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस वक्त तेज़ी से पहुंचना होता है, तेज़ी से राहत सामग्री पहुंचानी होती है, तेज़ी से कुछ लोगों को वहां से निकालना होता है। तो वहां पर ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो वायु परिवहन होता है, क्योंकि सड़क मार्ग से हो सकता है कि बाढ़ हो सकता है कि भूकंप आया हो, तो वहाँ पर सड़क मार्ग से तो पहुँचा ही नहीं जा सकता। तो किस तरीके से पहुँचा जाए, तो वो तरीका होता है वायु परिवहन। चाहे 1990-91 में खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों में नागरिकों की वापसी हो, जैसे 90 और 91 में इराक और ईरान के बीच में युद्ध होता है और उसमें अमेरिका भी शामिल होता है। तो उस युद्ध की अगर बात करें तो उस वक्त हमारे लाखों जो नागरिक थे वो जॉर्डन या खाड़ी देशों में फंसे हुए थे, क्योंकि अभी भी हम बात करें तो अच्छे खासे नागरिक हैं, अच्छी खासी संख्या में उन देशों में रहते हैं, काम के लिए गए हैं। तो उन खाड़ी देशों में नागरिकों की वापसी जब की गई थी तो वो किस वक्त कैसे की गई थी, वो वायु परिवहन के द्वारा की गई थी। या अब हम कोविड-19 की बात करें तो आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल में लाखों नागरिक है वो वापस लौटे थे। स्पेशल हमने वहाँ पर एरोप्लेन भेजे थे, वायुयान भेजे गए थे ताकि उनको निकाला जा सके। तो कैसे निकाला, हमने वायु परिवहन के द्वारा। तो आपात स्थिति हो तो उस आपात स्थिति में वायु परिवहन है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है रेल परिवहन या सड़क परिवहन या जल परिवहन की तुलना में। इसके साथ साथ भारत क्योंकि विशाल देश है, साथ ही साथ जलवायु की काफ़ी विविधता पाई जाती है। तो हम हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में की बात करें, पहाड़ी इलाका है और उन इलाकों में सड़क परिवहन या रेल परिवहन की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर वायु परिवहन का ही सहारा लिया जाता है। और इम्पोर्टेंट जो डाक होती है, हम स्पीड पोस्ट की बात करते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट की बात करते हैं, आपने कभी करवाई होगी। तो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट होती है वो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती है, वायु परिवहन के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो वायु परिवहन है वो सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, माल की ढुलाई के लिए, जो आपदा या आपातकालीन स्थिति होती है उसमें, इसके अलावा डाक के परिवहन में, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ पर जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में, यानी कि 1953 से पहले 1953 से पहले क्या था कि ये निजी कंपनियाँ होती थी। 1953 में हमने उसको नेशनलाइज्ड कर दिया, यानी सभी जो वायु परिवहन कंपनियां थी वो सरकार के अधीन में आ गई। उसके बाद जो वायु परिवहन है उसका तेज़ी से विकास होता है। एयर इंडिया, पहले इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दो कंपनी होती थी, अब उनको मिला करके एक ही बना दी गई एयर इंडिया। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, यानी अगर हमें पड़ोसी देशों में जाना हो या हमें ऑस्ट्रेलिया जाना हो, हमें कनाडा जाना हो, हमें ब्रिटेन जाना हो, किसी भी देश में अगर जाना हो तो सबसे अधिक जो सेवाएं उपलब्ध है वो एयर इंडिया की अवेलेबल है, उसके द्वारा ही हम जा सकते हैं। इसके साथ साथ पवन हंस हेलीकॉप्टर भी है हमारे पास, जो देश के अगम्य या दुर्गम इलाके जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, जैसे पर्वतीय इलाके हो गए, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, जैसे पूर्वोत्तर भारत हो गया, तो वहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक भाग है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। लास्ट ईयर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन थे तो उसमें एक क्वेश्चन भी था। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर, इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु परिवहन की शुरुआत है वो भारत में 18 फरवरी 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था। ये दुनिया की पहली मेल सेवा भी थी जो हमने शुरुआत की थी। तो हमारे यहाँ पे 1911 से हमने शुरू हुए, 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ और 2020 तक अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी ज़्यादा विकास कर लिया है। लगभग हर छोटे शहर से हर बड़े शहर तक और हर राज्य से विश्व के किसी भी कोने तक वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। दाम की बात करें तो वो अब पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी हो गए हैं। थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो हमारे देश में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनमें है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके मैप वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, गैस कीजिए, ये मुंबई में है। दूसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारे यहाँ पर दिल्ली में है, पालम इलाका है, वहाँ पर है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दमदम कोलकाता में है। मीनम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में। तो ये 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं
जहाँ से विश्व के किसी भी कोने के लिए वायु सेवाएं हैं वो उपलब्ध हैं। ये आपके मैप वर्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब एक और क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा बार, अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठाओगे, जो इस चैप्टर में से जनरली तो मैप वर्क के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें। जैसे यहाँ पे दिया गया है उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवहन का साधन है वो है वायु परिवहन। क्यों वायु परिवहन को इतना अधिक महत्व दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कारण ये है कि उत्तर पूर्वी राज्य कौन से आगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। तो ये पर्वतीय इलाके हैं, इसलिए यहाँ पर सड़क और रेल परिवहन का विकास नहीं हुआ, यानी कि ना तो यहाँ सड़कें हैं और ना ही यहाँ पर रेलवे लाइन जाती है। तो एक ही साधन बचा, वो वायु परिवहन। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं, इसके कारण भी सड़क और रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाया, सिर्फ वायु परिवहन ही बचा। तीसरा कारण ये है कि यहाँ से हजारों नदियाँ बहती है। अगर हम सड़क और रेलवे का विकास करें भी तो हजारों पुल बनाने पड़ेंगे। चलो मान लिया हम बना भी देंगे, तो वहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आती है उन नदियों में, हर वर्ष वो पुल बह भी जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय इलाका है, घने जंगल पाए जाते हैं, हजारों नदियाँ हैं, इसके कारण रेल और सड़क परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। वहाँ पर प्राथमिकता वायु परिवहन को दी जाती है। एक और कारण भी है वायु परिवहन वहाँ पर महत्वपूर्ण होने का कि सरकार वहाँ पर जो नागरिक हैं उनको सब्सिडी देती है। वहाँ पर वायु परिवहन सस्ता भी पड़ता है उन लोगों के लिए, तो इसलिए वायु परिवहन वहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हमने वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसका विकास कैसे हुआ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा, समझा और जाना। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आज की इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन है कि एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम बताइए। अब एयर इंडिया है पूरे विश्व में सेवाएं प्रदान करती है, तो आप किन्हीं अगर 5-7 देश हैं उनके नाम लिख सकते हो। तो हम प्रमुख देशों के नाम लिखेंगे। एयर इंडिया से जुड़े प्रमुख देशों में ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी तथा हमारे पड़ोसी देश आदि शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो वो क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन महत्वपूर्ण है, क्यों? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं। पहला, वहाँ पर्वतीय इलाका होने के कारण सड़क और रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाया। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों में घने जंगल पाए जाते हैं, उसके कारण भी सड़कें और रेल परिवहन का कम विकास हो पाया है। तीसरा, वहाँ हजारों नदियाँ जिनमें हर वर्ष बाढ़ आती है, इस कारण भी रेल और सड़क परिवहन वहाँ पर ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और चौथा जो कारण है कि वहाँ सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिसके कारण वायु परिवहन थोड़ा कम महंगा भी है, इसलिए वहाँ पर वायु परिवहन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, आसान सा क्वेश्चन दिया गया। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया था, 1953 में। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, आपातकालीन स्थिति में कौन सा परिवहन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आपातकालीन स्थिति में वायु परिवहन ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसको कमेंट करके आपको आंसर बताना है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में, जिसका हमने इस वर्कशीट में चर्चा नहीं की है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपको उसका नाम बताना है। जैसे कि दिल्ली में है तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वैसे ही हैदराबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम बताना है। ओके, तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहद अच्छी चल रही होगी, बहुत मेहनत करे होंगे। ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।